अस्सलाम वालेकुम। होश में हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लें। डिफिकल्टी लेवल अब टॉप फ्लोर पे ले जाते हैं 5, और ये बस लास्ट है, यानी अब मैंने सब मिक्स कर देना है इसमें। और ये जब आप लेवल 5 पढ़ लेंगे तो ये एग्ज़ाम लेवल के आसान तरीन लेवल पे पहुंचेंगे। यानी भी मैंने आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन के आसान तरीन लेवल पे पहुंचाने लगा। इसके बाद फिर इसमें आगे और मुश्किलें, सवालों की मुश्किलें होती हैं, लेकिन अब आप एक फुल फ्लैज एग्जाम क्वेश्चन, एक आसान से एग्जाम क्वेश्चन तक पहुंचने लगे। इसमें क्या है? इसमें सब कुछ है। आउटपुट भी है, लॉसेस भी हैं, और ओपनिंग भी है, और क्लोजिंग भी। अब मैं जितना अब तक पढ़ाया था सब मिक्स कर रहा हूं। अब सब मिक्स कर लेते हैं। कहां कहां क्या क्या फर्क पड़ेगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर ये फर्क पड़ेगा। जब लॉसेस पढ़ाए थे, अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से हम क्या निकाल रहे होते हैं? डिनोमिनेटर, पर यूनिट कॉस्ट का डिनोमिनेटर। जब लॉसेस पढ़ाए थे आपको, तब तक मैंने चूंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाली बात नहीं बताई हुई थी, तो हम कॉस्ट पर यूनिट का बस एक फार्मूला लगाते थे। उसके डिनोमिनेटर में क्या होता था? कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, या फिर माइनस एबनॉर्मल, नहीं नीचे एबनॉर्मल लॉस होता था तो प्लस था, और एबनॉर्मल गेन था तो माइनस था। यानी डिनोमिनेटर में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन भी आएगा ना, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन डिनोमिनेटर ही तो है। तो अब यहां पर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की भी लाइन आ जाएगी। बल्कि दोनों में, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में भी, दोनों को मैं साथ साथ इसलिए रखता हूं क्योंकि मैंने कहा था जितनी लाइनें ईपी में आ रही हैं उतनी लाइनें स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में आ रही हैं, वही लाइनें आ रही हैं। हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन उन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट है जिनकी हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी और स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में भी अब एक नया काम ये होगा कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी। और अब पहले भी सवालों में बना सकते थे लेकिन तब जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत है। अब एक और नई वर्किंग करनी पड़ेगी, और ज्यादातर उस वर्किंग का रीजन हुआ करेगा कि हमें एबनॉर्मल लॉस फाइंड करना पड़ेगा। तो अब एक नई वर्किंग आ जाएगी, और इस वर्किंग को कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ही फाइंड करना हुआ पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो एक नई वर्किंग कराऊंगा अब, क्वांटिटी स्केड्यूल नाम की। पहले भी बना सकता था लेकिन पहले कोई इतनी ज़्यादा मजबूरी नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें ज़्यादा होने लगी है ना, तो अब बेहतर है कि बनाया करें हम।
एक नई वर्किंग सिखाऊंगा क्वांटिटी स्केड्यूल। जनरली ये एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन अदर भी जरूरत हो सकती है। तो यहां पर एक नई वर्किंग आ जाएगी। और कॉस्ट पर यूनिट जितना अब तक सीखा उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब लॉसेस देखें, ये मैं लेवल 4 तक बता चुका हूं ना, अब मैं लॉसेस और डाल रहा हूं। तो जो अभी अभी जस्ट पढ़ के खत्म हुए थे पिछली क्लास में, अब लॉसेस उसमें क्या और चेंजेस ले आएंगे। कॉस्ट पर यूनिट में बताएं लॉसेस का क्या फर्क आ जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमरेटर में लॉसेस का क्या काम और होगा। ठीक है, शाबाश। उसका क्या, कौन सी वैल्यू? कॉस्ट नहीं, रिकवरी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो अब तक पढ़ा था उसमें हम एक मटेरियल का कॉलम बना रहे थे, कन्वर्जन का कॉलम बना रहे थे, और अगर फाइफो था तो 2 लाइनें थी, और अगर वेटेड एवरेज था तो एक ही लाइन थी। ये मैंने वैसे ही वेटेड एवरेज के लिए लिख दिया, वरना ये लाइन हमेशा आएगी नहीं, ये सिर्फ फाइफो के लिए आएगी ना। सॉरी, वेटेड एवरेज के लिए। पहले अब तक ये पढ़ा था ना हमने। अब एक नई चीज ये होगी कि रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आ जाएगी। इनफैक्ट ये नई चीज नहीं है तो पुरानी चीज है, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था। हाँ, एक काम जरूर, तब एक ही फार्मूला था, एक ही बड़ा सा न्यूमरेटर था, अब 2 अलग अलग न्यूमरेटर हैं। किस में से माइनस करूं? इधर से कि इधर से कि दोनों से? दोनों से तो डबल हो जाएगा, बांट देंगे। इसमें बुजुर्गों की तरफ से, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़े ना, ये बुजुर्गों की बनाई हुई प्रैक्टिसेस है। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बड़े बूढ़ों की बातें, स्टैंडर्ड नहीं है, ये सब बड़े बूढ़ों की बातें। तो बड़े बूढ़ों की बनाई हुई एक आसानी है कि मटेरियल में से ही लेस कर दें। कॉन्सेप्ट क्या है? बस प्रोसेस में डला था और ज़ाया हो गया, वहीं से कबाड़ निकाल के फेंक दिया, बेच दिया। तो बुजुर्गों की एक बनाई हुई प्रैक्टिस है कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू इस कॉलम में से माइनस करनी है, यहां से नहीं, गलत हो जाएगा। तो न्यूमरेटर पे अब ये फर्क पड़ेगा। लॉजिक बताइए ना। देखो, डेप्रिसिएशन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मंथली बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे क्यों नहीं कर लेते? एक ही बात तो नहीं है। आर्ली बेसिस पे क्यों नहीं कर लेते? इतनी गहराई में जाएंगे, काम बढ़ता जाएगा, तो कुछ चीजें हैं जो मसलहत के तहत आसान रखी जाती हैं, तो ये भी उनमें से एक है कि आप बस मटीरियल वाले कॉलम में से लेस कर लें। वरना बांटें तो किस रेशो में बांटें, किस तरह बांटें? तो इसलिए मटेरियल में से लेस कर लें। और दूसरी लॉजिक ये है कि वो मटेरियल ही तो था फिजिकल जो कबाड़िया को बेच रहे थे, तो इसलिए यहां से लेस कर लें। वो फिजिकल चीज ही है ना जो कबाड़िया को बेच रहे हैं, तो यहां से लेस कर लें। तो लेवल 5 में आके मैंने क्या किया? लॉसेस मर्ज कर दिए। अभी जस्ट पिछली क्लास में जहां पर एंड करके गए हैं, मैंने उसमें लॉसेस मर्ज कर दिए। बस क्या फर्क पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की लाइन और आ जाएगी, एक नई वर्किंग करनी पड़ेगी, और कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमरेटर में नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी मटेरियल वाले कॉलम से। ये फर्क पड़ेगा। अब इसका सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, क्यों? इसमें देखो, इसमें ना ये जो
कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, इसमें एक अमेरिकन अप्रोच है, ब्रिटिश अप्रोच है, तो मुख्तलिफ रीजन्स की प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं। हम लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं ब्रिटिश अप्रोच होती है। उसमें नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ये समझी जाती है कि ये आते साथ ही गया, प्रोसेस में डलते साथ ही गया, तो उस पर तो कन्वर्जन नहीं लगी हुई थी। अगर देगचे में डालते साथ ही सड़ के उड़ गया तो उस पर तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही ज़ाया हुई ना, तो इसलिए यहाँ से लेस किया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा, असल में तो एंड पे शायद ज़ाया हो रहा होगा, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसको यहीं तक रखा गया। सवाल लिख लें, अच्छा कर लें, नोट कर लें। हाँ जी, नोटेड। चलें सवाल लिखें जी। क्या हुआ, ठंड लग रही है ना यार, मुझे तो गर्मी लग रही है। नहीं मतलब ठंड तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो उसके सामने खड़ा हूँ ना। चलें सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स, ये वही ऊपर वाला लैब से जो पढ़ा था। नहीं ये भी उतना ही फटा हुआ ना जितना मैंने ऊपर वाला पढ़ा हुआ है, हो सकता है वही हो, मैंने उतना ही ये ऐसे ही पढ़ा हुआ है ऊपर वाला भी मैंने, ऐसे ही बस दिल करता है। अच्छा क्या लिखा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। अच्छा मैं हर दफा मे क्यों लिखवा देता हूँ आप अक्टूबर लिख लें, छोटी स्पेलिंग इसलिए लिखवा देता हूँ यार तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। नहीं छोटी स्पेलिंग की वजह से लिखवाता हूँ। पहले लिखें इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लिखें 3000 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखिए 70% कंप्लीट
70% कन्वर्जन, 70% कन्वर्जन। मटीरियल नहीं बताया तो कंप्लीट होगा। और इसकी कॉस्ट लिखें, कॉस्ट है इसकी मटीरियल की 60,000, 60,000 और कन्वर्जन की 75,000। ये हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का डाटा। डाटा रिपीट कर रहा हूँ, 3,000 यूनिट्स, कितने 3,000 यूनिट्स हैं, 70% कंप्लीट हैं। मटेरियल कॉस्ट है इन पे लगी हुई, कन्वर्जन 70% कन्वर्जन है। मटेरियल कॉस्ट इन पे लगी हुई है 60,000, 60,000 और कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई है 75,000, 75,000। चलें अब करंट पीरियड का डाटा है। करंट पीरियड में लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में लिखिए 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5 लाख रुपए और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट लिखें, कन्वर्जन कॉस्ट 980,000, 9,80,000। उसके बाद लिखिए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ करंट पीरियड इनपुट, 5% ऑफ करंट पीरियड इनपुट। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स। और इन 1500 यूनिट्स के साथ ब्रैकेट में लिखें 80%, 80% कन्वर्जन है, यानी मटेरियल नहीं बताया तो 100 ये। इसके बाद लिखिए यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। उन्नीस 800, 19,800, 19,800। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। और क्या रह गया, चलें बस। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। हाँ हाँ हाँ, एक लाइन मिस हो गई, एक लाइन और लिखें। एबनॉर्मल लॉस स्लैश एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस स्लैश एबनॉर्मल गेन। या तो सवाल में एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा।
abnormal loss / abnormal gain is assumed to be 100% complete with respect to material and 60% complete with respect to conversion. %100% with respect to material और 60% with respect to conversion. और सवाल की रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी तीनों, क्योंकि ईपी बनाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो ही तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनेगी, तो तीनों चीजें रिक्वायर्ड है. यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है यूजिंग पार्ट ए वेटेड एवरेज मेथड और पार्ट बी FIFO मेथड. वेटेड एवरेज से कर रहा हूं पहले वेटेड एवरेज मेथड से कर रहा हूं. एक वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल. अच्छा, क्वांटिटी स्केड्यूल नाम से लग रहा है ये एक स्केड्यूल है जिसमें सिर्फ यूनिट्स का हिसाब किताब पूरा करना है. इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ यूनिट्स का पूरा हिसाब किताब है कि कहीं कुछ हम मिस ना कर रहे हो. ये सिर्फ यूनिट्स के लिए है, यानी यूनिट्स की पूरी तरतीब है. सबसे पहले ओपनिंग कितने थे? 3000. इनपुट कितने हुए? 20,000. अच्छा, अब मैं आउटपुट की तरफ मूव. सिंपल इक्वेशन है, इतने पहले थे, इतने और आए, इतने ज़ाया हो गए, इतने बच गए, तो कितने आउट हुए, तो मैं एंड आउट तक पहुंचने लगा. और क्या क्या पता है यूनिट्स के बारे में? क्लोजिंग इतना बचा हुआ है, इतने थे, इतने और आए, अब इनमें से इतने बचे रह गए तो बाकी बनने चाहिए ना. फिर कितने बचे रह गए? 1500. अच्छा, इसी तरह इतने ज़ाया होने चाहिए थे, कितने? 5% ऑफ करंट मंथ इनपुट. हजार ज़ाया होने चाहिए थे. एक लाइन छोड़ रहा हूं, मैथमेटिकली इस सब का आंसर आउटपुट आना चाहिए ना. इतने पहले थे, इतने इन हुए, इतने गए, इतने गए, इतने गए, तो बाकी फिर बन गए, तो इन सब का आंसर आउटपुट आना चाहिए. आउटपुट दिया हुआ है कितना? 19,800. देखें टैली होता है या कुछ बीच में? कितना फर्क है? तो 20,500 बनने चाहिए थे, लेकिन 19,800 अगर बने तो इसका मतलब 700 मजीद नुकसान हो गया. ये एबनॉर्मल लॉस है, ये बैलेंस करके निकाला. ये वजह थी क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने की. 700 मजीद ज़ाया हुआ, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली. नेगेटिव यानी मजीद नुकसान हुआ है, पॉजिटिव आ जाता तो एबनॉर्मल गेन होता. ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल. तो ये एक नई वर्किंग ये है. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन,
यूनिट्स है, परसेंटेज है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। टी अकाउंट पहले पढ़ा है कहीं क्या? अच्छा अच्छा, नहीं आगे टी अकाउंट सिखाने मैंने। जी वेटेड एवरेज कर रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग और की अलग लाइन आएगी या कंप्लीटेड की एक ही लाइन आएगी बस? वेटेड एवरेज कर रहा हूँ मैं। देखो पिछले लेक्चर, वो कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमरेटर में आती है, ईपी में नहीं आती। ईपी में सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स आते हैं। तो कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएंगे कितने, ये 19,800, ये निकाले तो हैं 19,800। कंप्लीटेड यूनिट आउटपुट ही है ना, तो ये 19,800। 23 क्यों आउटपुट? अच्छा ये लाइन आपने नहीं छोड़नी, मैंने चूंकि इसी को बाद में 5 बना देना इसलिए मैंने उसकी जगह रखी हुई है, आप तो उसको यहीं लिखें। अच्छा क्लोजिंग 1500 मटेरियल के एतबार से पूरे हैं और कन्वर्जन के एतबार से 80% है, तो यहाँ पर पूरे 1500 और यहाँ पर 1200। और अब नया क्या सिखाया है, यहाँ एक और लाइन आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब लॉसेस पढ़ाए थे तो नीचे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी आते थे, तो ये डिनोमिनेटर ही तो बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी आ जाएंगे। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 700। मटेरियल इन पे कितना लग चुका हुआ है पूरा, और कन्वर्जन क्या मतलब है 60% कंप्लीट है, तो क्या अभी 40 और होने हैं? नहीं फेंक दिए, ये निकाल के हमने देगचे से निकाल के फेंक दिए, लेकिन जब हमें पता चला कि खराब है तो उस वक्त तक 60% काम हो चुका हुआ था। ये मतलब है इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, इन पे थोड़ा काम हो चुका हुआ था, तब समझ आया कि नहीं ये बेकार है। जैसे नहीं बच्चा कैफ शुरू कर चुका हो, साल 1.5 साल लगा चुका हो, फिर पेरेंट्स को पता चले कि ये कैफ करने वाली चीज़ नहीं है, फिर उसको वहाँ से निकाल लें, तो उस पर कुछ खर्चा लग चुका हुआ है ना, तो ये इन पे कुछ खर्चा लग चुका हुआ था, फिर इनको यहाँ से निकाल लिया। यहाँ 700, तो ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ वर्क इन प्रोसेस पे हो, देखें एबनॉर्मल लॉस पे भी आ गई। ये कितना बन गया? हम्म 21,420, ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल और कन्वर्जन, वेटेड एवरेज है तो इसलिए ओपनिंग कितना 60,000 और 75,000, और करंट पीरियड 5 लाख और 9,80,000। और क्या करूं, नई चीज़ क्या सिखाई है? नॉर्मल लॉस कितने, 1000, एक कितने का, 10 का, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये नई चीज़ सिखाई है ना, ये बन गया 5,50,000 और ये बन गया
10 लाख, ये हो गया न्यूमरेटर, और इसका डिनोमिनेटर है इक्विवेलेंट यूनिट्स 22,000 और 21,420। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? पूरी 25। $49.25। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, क्या लिखूं? 19,800 इंटू 25 प्लस 49.25। वन 470 और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में 1500 इंटू 25 और कन्वर्जन में 1200 इंटू 49.25, 37,500 59 नहीं यार, हाँ ठीक है 96, हाँ ठीक है ठीक है। और इसी के नीचे चल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस मटेरियल में क्या लिखूं? 700 इंटू 25 और कन्वर्जन 420 इंटू 49.25। ये इसी के नीचे है, जगह नहीं थी इसे मैंने वहां लिखा। ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन है। 17,500 नहीं यार, अच्छा ठीक है 20 38 185। ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्या है कि इस महीने की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? इतने बन के अगले आगे चले गए, इनकी कॉस्ट, इतने अभी बचे रह गए उनकी कॉस्ट, उतने ज़ाया हो गए उनकी कॉस्ट। अब यहाँ पर फ़ौरन एक सवाल जहन में आएगा आपके कि आपने जब लॉसेस पढ़ाए थे तब तो आपने कॉस्ट में से, एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट में से वो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं की थी? शुरू में की थी ना। वो था कि पीएनएल में कितना जाना है। मैं यहाँ पीएनएल नहीं बना रहा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में इनकी कॉस्ट ही आ रही है। हाँ पीएनएल में जाते हुए जरूर लेस होगा, लेकिन यहां पर कॉस्ट लिख रहे हैं इनकी।
क्या जी? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब यही सवाल फाइफो से खुद ट्राई करना। यही सवाल अब पार्ट बी फाइफो करें ट्राई। आप लोग ट्राई करें, कर लेंगे तो मैं बोर्ड पे कर दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करें। हैं? आप नोट कर लो, क्यों फाइफो तो नहीं करना? अच्छा चलो, ये नोट कर लो। बाकी आप सारे लोग जो हैं वो फाइफो से करें ये सवाल।
हाँ जी, डन। अच्छा, बाकी जिन्होंने भी नहीं डन वो पहले डूइंग और उसको रोकें, लेक्चर रोक के पहले सवाल करें, उसके बाद फिर 5 से कर रहा हूं मैं अब। 5 मेथड से कर रहा हूं। क्वांटिटी स्केड्यूल सेम रहेगा या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इस पे तो कोई कहीं पर कॉस्ट नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ यूनिट्स का हिसाब है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अब ओपनिंग की एक लाइन अलग से आ जाएगी। ओपनिंग के यूनिट्स हैं 3000, मटेरियल इन पे काम पहले ही हो चुका था, तो इस महीने सिर्फ कन्वर्जन हुई होगी। कितने % कंप्लीट था? तो फिर अभी 30 और हुआ होगा। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की लाइन आ जाएगी। कैसे निकालने बताएं यूनिट्स? आउटपुट माइनस 3000, कितने? 16,800 पूरे के पूरे 16,800। और इन दोनों लाइनों पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक लाइन टूट जाती है, बाकी वैसी ही रहेंगी। ये कितना बन गया? $19,000। और ये कितना बन गया? 19,320। और कॉस्ट पर यूनिट में क्या करूं? ओपनिंग की लाइन उड़ा दी। ये बन गया 490 और ये तो 980 ही है। इसका डिनोमिनेटर है 19,000 और इसका डिनोमिनेटर है 19,320। इसकी पर यूनिट कॉस्ट बन गई 25.79। $50.72। अब नॉर्मल लॉस में 700 इंटू 25.79 और 50.72 18053। रुपए पूरे पूरे। रेट हो पर यूनिट वो डेसिमल में जाए, जब टोटल अमाउंट हो तो वो डेसिमल में ना जाए। 39355। क्लोजिंग के लिए 1500 पे 25 और इस पे 50।
38,685 60 99 549। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड के दो टुकड़े आ जाएंगे, एक होगा ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में एक आएगा बीडी, कितना, मटेरियल कितना था, ओपनिंग बीडी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट पिछले महीने कितनी कॉस्ट आ चुकी थी, बीडी, बीडी वो होता है जो पिछला सीडी था, 60,000 और 75,000, 135। फिर इस महीने इन पे क्या काम हुआ, कन्वर्जन का हुआ है, 900 इंटू 50.72, 45648, 180,648। अच्छा, और जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है, सोलह 800 इंटू 2579 प्लस 5072। वो ट्रिक अगर आपको याद रह जाए फिर बता देता हूँ, जो जो लाइनें वहाँ लिखी हुई वो लाइनें यहाँ हैं, जो यूनिट्स वहाँ लिखे हैं वो यूनिट्स यहाँ हैं, ये जो पर यूनिट कॉस्ट है इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हुआ, हाँ अब इसीलिए इसमें कहीं रेट मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें कहीं यूनिट नहीं लिखे, बस बीडी लिखा है, बाकी जहाँ जहाँ यूनिट और रेट हैं वो वही वाले जी। 1285 368, ये बन गया 1466, ये FIFO मेथड। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये FIFO मेथड था।
मैंने इसको तो लिखा ना, आपने, चलें ठीक है, खुद कर लेना। हाँ जी, अब ये जो उस वक्त किया है ना, ये एग्जाम लेवल का एक आसान सवाल, रीजनेबल है, चलें रीजनेबल सवाल, आसान नहीं कहता, रीजनेबल कह देता हूँ। ये एग्जाम का एक रीजनेबल सवाल है। जब आप प्रोसेस को एंड कर चुके होंगे ना, फिर आपको ये बच्चों वाला सवाल लग रहा होगा, तो आगे बहुत कुछ है इसमें। अच्छा, अब कुछ नोट्स लिखें, जिस तरह पिछले चैप्टर्स में भी लिखवाता रहा हूं, तो इसमें नोट्स लिख लें। इसमें एक दो बातें तो वही हैं जो आपको मैं पहले समझा चुका, बता चुका, तो चलें अच्छा है लिख लेते हैं। एक तो बात ये लिख लें कि ये समझ लें पहले, ये मैंने पहले बताई थी। जब डबल एंट्रीज पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हमने सीखा था कि वर्क इन प्रोग्रेस में कौन से एफओएच डेबिट होते हैं, एक्चुअली अप्लाइड। तो जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट था, उसमें जो डेबिट 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 हो रहा था, वही एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बननी थी। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन से एफओएच आने, अप्लाइड के एक्चुअल अप्लाइड आने। तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट ही तो निकाल रहे हैं, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट ही तो है। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में अप्लाइड और एक्चुअल दोनों दिए हुए हैं, तो कौन से लेने, अप्लाइड लेने। हाँ, ये भी थे। तो ये नोट, चलें अब नोट्स की शक्ल में लिखवा देता हूँ ना। तो पहली बात ये लिख लें कि अगर आपको क्वेश्चन में एफओएच एक्चुअल और एफओएच अप्लाइड दोनों दिए हुए हैं, तो हम यहाँ कैलकुलेशंस के अंदर एफओएच अप्लाइड इस्तेमाल करेंगे। दोनों कह रहा हूँ ना, अगर दोनों दिए हैं, अगर है ही एक तो बस जो एक है वही इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए तो कहा है अगर दोनों गिवन है तो। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच दोनों की इंफॉर्मेशन है, तो आपने अप्लाइड एफओएच यहां इस्तेमाल करना है। रीजन वो डबल एंट्रीज वाले चैप्टर में, तो फिर अप्लाइड निकाल सकते हैं ना, तो फिर अप्लाइड इस्तेमाल करेंगे। ये बाकी लोग भी सुन लें, अगर वैसे सवाल में नहीं होता, आगे अगले चैप्टर में है, लेकिन हो सकता है कि आपको एक्चुअल भी बताएं और अंडर ओवर अप्लाइड बता दिए, तो अप्लाइड निकाल सकते हैं ना, तो अप्लाइड निकालें और यहां पर इस्तेमाल करें। तो हमने यहां पर अप्लाइड एफओएच इस्तेमाल करना है। मैं नोट रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पास सवाल में एक्चुअल एफओएच भी हैं और अप्लाइड भी हैं, तो यहां अप्लाइड इस्तेमाल करना है, और अगर है ही एक तो बस जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहला नोट ये लिखवाया है कि अगर आपको एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच दोनों सवाल में अवेलेबल हैं, तो यहां हमने एक्चुअल नहीं अप्लाइड एफओएच इस्तेमाल करने हैं। अगला नोट लिखें, ये भी अभी पिछले सवाल में कर लिया कि अगर वर्क इन प्रोसेस में बस वैसे कहा है कि वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है, बस 70%, 60%, ये नहीं बताया कि मटेरियल कितना और कन्वर्जन कितना, तो मटेरियल बाय डिफॉल्ट 100% कंप्लीट है। दोबारा सुने, ये जो वर्क इन प्रोसेस में, बल्कि लिखें अंग्रेजी, इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल
if stage of completion with respect to material is not specifically mentioned किसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात हो रही है? वर्क इन प्रोसेस की, लॉस की, इन्हीं की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी। तो अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्पेसिफिकली मटेरियल के बारे में नहीं बताई देन इट इज अज्यूम्ड टू बी 100%। अगर आपको मटेरियल के हवाले से स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई, जैसे अभी जो सवाल किया मैंने, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में सिर्फ कन्वर्जन कही थी, मटेरियल नहीं बताया, तो वो 100%। इवन के ये भी हो सकता है कि अभी सवाल में मैंने क्या लिखवाया था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के साथ ब्रैकेट में, %70% कन्वर्जन बोला था ना। अगर मैंने कन्वर्जन का वर्ड भी ना बोला होता, मैंने सिर्फ कहा होता कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है, तो ये कन्वर्जन की बात हो रही है। मटेरियल की परसेंटेज कहेंगे तो फिर होगी, वरना बाय डिफॉल्ट वो 100% ही होता। मटेरियल 100% से क्या मुराद है कि हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो मशीन में चीजें बननी है, मटेरियल तो शुरू में डलेगा ना, सारा डल जाएगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल बाद में भी डल रहा होगा, लेकिन नॉर्मली शुरू में डल जाएगा, तो मटेरियल कॉस्ट सारी हो जाएगी इनका। तो इसलिए अगर आपको लॉसेस के हवाले से या वर्क इन प्रोसेस के हवाले से मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्पेसिफिकली नहीं बताई, तो बाय डिफॉल्ट वो 100% है। ये मतलब था इस नोट का। अगला नोट लिखें। अच्छा, ये जो अगला नोट है ये भी पहले बातें हो चुकी हुई हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। ये जो एबनॉर्मल लॉस है 700 यूनिट्स, नॉर्मल और एबनॉर्मल में ये फर्क है कि नॉर्मल लॉस वो है जो थोड़े से सड़े हैं, एबनॉर्मल वो हैं जो बिल्कुल ही सड़ गए। नहीं, इनमें फिजिकल फर्क नहीं है, यानी जो 1700 यूनिट्स हैं वो दिखने में एक जैसे हैं, फिर ये नॉर्मल और एबनॉर्मल की तमीज क्यों है? ये सिर्फ नंबर की तमीज है। हमने सिर्फ कहा था कि 1000 यूनिट्स जाया होने चाहिए, 1700 जाया हो गए, तो 700 एबनॉर्मल है, लेकिन देखने में दोनों एक जैसे हैं। तो ये जो नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, ये फिजिकली सब एक जैसे हैं। इसलिए जो सवाल में स्क्रैप वैल्यू बताई होती है वो सबके लिए सेम होती है, चाहे नॉर्मल लॉस हो, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे एबनॉर्मल गेन हो। आल्दो कि मैंने यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन आगे चल के आएगी इस्तेमाल। तो अगर ये बात अंडरस्टूड है तो ना लिखें, अगर कंफ्यूजन है तो लिख लें कि जो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन है, ये सारे फिजिकली एक ही जैसी चीज़ हैं, तो इसलिए इनकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो सबके लिए एक ही होती है। अगर ये आसान बात है तो ना लिखें चाहे। अगला नोट लिखिए। if stage of completion for abnormal loss or abnormal gain, if stage of completion for abnormal loss या एबनॉर्मल, जहां भी मैं एबनॉर्मल लॉस बताऊंगा ना वहां स्लैश एबनॉर्मल गेन भी होगा, और दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ साइन का फर्क है। यानी अगर इस सवाल में एबनॉर्मल गेन होता तो क्या करता? माइनस माइनस आ जाता। तो जो जो एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट है वही एबनॉर्मल गेन की भी ट्रीटमेंट है, बस माइनस का फर्क है। शुरू में भी यही किया था कि नीचे एबनॉर्मल लॉस प्लस हो रहा होता था, एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस हो रहा होता था, तो वो यहां पर माइनस आ जाता। वही है। अब बहरहाल मैं एबनॉर्मल गेन का भी सवाल कराऊंगा। अच्छा, क्या कहा है मैंने?
If stage of completion for abnormal loss या slash abnormal gain is not available in question, is not available in question, yeah, is not given in question, then it is assumed to be 100%. इस बात का मतलब ये है कि अभी जो सवाल किया मैंने आखिर में एक लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाया था? अगर ये लाइन मैंने ना लिखवाई होती तो फिर अब नॉर्मल लॉस के 700 यूनिट्स मुकम्मल होते, यहां भी 700 लिखता, यहां भी 700 लिखता। ये मतलब है इस नोट का कि अगर अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन सवाल में नहीं बताई है ही नहीं, तो फिर ये पूरे पूरे हैं दोनों, मटेरियल भी और कन्वर्जन भी। ये मतलब है इस नोट का। अगला नोट लिखें। नॉर्मल लॉस can be given as a percentage of input or as a percentage of output. Normal loss can be given as a percentage of input or as a percentage of output. अच्छा, ये मैंने भी और आगे लिखवाना है इसी पॉइंट को, पहले यहां सुनते हैं बात। ये जो नॉर्मल लॉस है ना, ये हम एक्सपेक्ट, ये हम अंदाजा लगाते हैं। अब जब अंदाजा ही लगाना है तो इसको किसी ना किसी वेरिएबल के साथ लिंक कर लेंगे। जैसे जीपी मार्जिन 30% है, मार्जिन से क्या मुराद है? 30% किसका 30%? जीपी मार्जिन। मार्जिन हो तो सेल्स का परसेंटेज होता है, और अगर कहा है जीपी मार्कअप 40% है तो 40% किसका? 40% कॉस्ट का। जीपी मार्जिन हो तो वो सेल्स की परसेंटेज होती है, जीपी मार्कअप हो तो वो कॉस्ट की परसेंटेज होती है। ये काम आएगी, ये बात आगे भूलने नहीं है। अगर जीपी मार्जिन हो तो वो जीपी सेल्स का परसेंटेज बताया होता है, और अगर जीपी मार्कअप हो तो वो जीपी कॉस्ट का परसेंटेज बताया हुआ है। इनमें से सही कौन सा है? जीपी मार्जिन कहना सही है कि जीपी मार्कअप कहना सही? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, कोई मसला नहीं है। परसेंटेज बनानी है ना, चाहे सेल से डिवाइड कर लें चाहे कॉस्ट से डिवाइड कर लें, मकसद तो बस एक रिलेशन निकालना है। तो दोनों ठीक है, जीपी मार्जिन भी सही है, जीपी मार्कअप भी सही है। इसी तरह जब नॉर्मल लॉस एस्टीमेट किया जा रहा होता है तो मैनेजमेंट की मर्जी, चाहे वो इसको एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट रख ले चाहे परसेंटेज ऑफ आउटपुट रख ले, कोई मसला नहीं। इसी सवाल के अंदर ये जो अभी यहां बोर्ड पे सॉल्व है, अगर मैंने इसमें कहा होता कि नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है तो वो 5% 20,000 पे लगा दिया जैसे अभी किया। अगर मैंने कहा होता नॉर्मल लॉस 5% ऑफ आउटपुट है तो क्या करते? 19,800 पे लगा देते। परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो इनपुट पे लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो आउटपुट पे लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि नॉर्मल लॉस 5% ऑफ आउटपुट है तो इसका मतलब है कि 19,800 में से अभी 5% लॉस माइनस होना है? नहीं, बस वैसे ही एक लिंक बताया हुआ है कि आप कैलकुलेट कर सकें। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कहा होता नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ आउटपुट कि 19,800 में से अभी 5% माइनस होना है। नहीं, ये 19,800 आउटपुट है, ये वो है जो कामयाब होकर निकल गए, इनमें से लॉस नहीं माइनस होना अभी, बस वैसी परसेंटेज बताई हुई थी। आपको हो सकता है सवाल वाला वैसे कह देता नॉर्मल लॉस 1000 है, लेकिन स्टूडेंट से कैलकुलेशन तो करवानी है ना, तो उसके लिए कोई तरीका बताना था। तो वो एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट भी टेस्ट हो सकता है, एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी टेस्ट हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो कैलकुलेट कैसे करें? 5% ऑफ इनपुट इस पे मल्टीप्लाई करके लिख लें यहां, और अगर कहा है 5% ऑफ आउटपुट तो इस पे मल्टीप्लाई करके लिख लें। लिखना तो बस एक नंबर है। तो नॉर्मल लॉस कैन बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट और एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट।
इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इसी में इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट इट इज परसेंटेज ऑफ इनपुट। यानी अगर सवाल में कहा है नॉर्मल लॉस 5% है, बस 5% किसका नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट वो इनपुट का है। चले बाकी नोट्स जो हैं वो फिर इसी तरह अगली क्लासेस में आस्ता आस्ता आते रहेंगे। राइस की बुक में देखो प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में स्प्रिंग 8 है कहीं, स्प्रिंग 2008 याह्या लिमिटेड के नाम से होगा, याह्या। जी जी पास पेपर का। है कि नहीं? स्प्रिंग 2008 याह्या लिमिटेड। कहाँ? याह्या लिमिटेड है ना, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल होमवर्क है, जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 155 पे क्लास वर्क 7 है, याह्या लिमिटेड। अच्छा, इनके ना सॉल्यूशंस में वर्किंग्स के फॉर्मेट डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने जैसे कराया वैसे कर लें, एंड आंसर मैच करेंगे। जो बिल्कुल एंड आंसर है ना, ये जो एंड फिगर्स हैं ये बिल्कुल मैच करेंगी। हो सकता है फॉर्मेट्स में थोड़ा बहुत फर्क लगे आपको, कोई बात नहीं, एंड आंसर मैच करेंगे। तो जिनके पास पैक की बुक है उसमें क्लास वर्क 7 है। राइस की बुक से देखना है तो पेज 343 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर ये दोनों ही नहीं है, आई कैप की बुक से देखना चाहें तो आई कैप के पुराने क्वेश्चन बैंक में ये होता था 7.4 याह्या लिमिटेड के नाम से, और आई कैप की नई बुक में भी होगा याह्या जी, आई कैप की नई बुक में भी है ये, पेज 222 पे
एग्जाम्पल 2। लेकिन आई कैप की नई बुक में मसला ये होता है कि इसमें ना क्वेश्चन और आंसर का फर्क नहीं होता, क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ आंसर कहाँ शुरू हुआ ये नहीं पता चल रहा होता, तो इस वजह से मुश्किल हो जाती है आई कैप की नई बुक के अंदर। अच्छा, एक ये होमवर्क है और एक होमवर्क मैं लिखवा रहा हूँ, 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, दीवाना आदमी कर लो। और एक सवाल मैं होमवर्क लिखवा रहा हूँ, इसमें मैं एबनॉर्मल गेन डालने लगा हूँ अब। अच्छा, नया सवाल लिखाऊं या इसी में एबनॉर्मल गेन कर दूं, क्या ख्याल है? चलो जी, इसी में एबनॉर्मल गेन कर देते हैं। एक होमवर्क है आपका याजा लिमिटेड वाला सवाल, और दूसरा होमवर्क है ये जो भी सवाल लिखवाया है ना, इसकी कोई पहचान बना के कोई तार जोड़ लें कुछ तरह से, कहें जी यही वाला सवाल है एक्सेप्ट आउटपुट चेंज कर रहा हूं मैं, बाकी सब सेम है सवाल, आउटपुट चेंज कर रहा हूं। अभी जो मैंने बोर्ड पे सवाल सॉल्व किया ना, ये दूसरा होमवर्क है, सारा डाटा सेम है, मैं सिर्फ आउटपुट चेंज कर रहा हूं, जो कंप्लीटेड यूनिट्स मैंने लिखवाए थे ना 19,800, सिर्फ वो चेंज कर रहा हूं। बाकी सारा सवाल सेम है, होश से दोबारा सुने। एक मैंने याहया लिमिटेड दिया है, ये करके आइएगा, आसान सवाल है याहया लिमिटेड। और दूसरा मैंने ये कहा है कि ये जो सवाल अभी सामने बोर्ड पे किया हुआ है आपके फाइफो से भी और वेटेड एवरेज से भी, देखें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपका फायदा है। अगर प्रैक्टिस करते करते मरने वाले हो जाते तो मर जाए, अगर जिंदा बच जाते हैं तो प्रैक्टिस किया करें। फाइफो से भी कर लीजिएगा, वेटेड एवरेज से भी कर लीजिएगा। यही सवाल याजा वाला तो फाइफो से करना है, लिखा हुआ सवाल में फाइफो से करना है, वो तो फाइफो से करें। ये जो मैंने बना के दिया है ये वेटेड एवरेज से भी कर दें, फाइफो से भी कर दें। जो अभी मैंने सवाल बोर्ड पे कराया ना, यही सवाल होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन इसमें एक चेंज कर रहा हूं। तो आप होमवर्क में लिख लें कि वही सवाल जो 2 पेजेस पीछे है, सारा डाटा सेम है एक्सेप्ट फॉर। समझ आ रही है कि बहुत मुश्किल बात कर रहा हूं? तो उसी सवाल को कोई पहचान देंगे, सवालों की पहचान आपने बनानी है जो आप कल को जब दोबारा पढ़ें तो पता चले। क्वेश्चन फॉर लेक्चर 27 कह लें, कुछ लाइन जोड़ लें, तार जोड़ लें पीछे, को कह दें 3 पेजेस पीछे किया हुआ, कोई पहचान बना लें। फर्क सिर्फ इतना कर लें कि मैंने उसमें यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट कितने लिखवाए थे, एंड पे कहीं लिखवाए थे 19,800 लिखवाए थे ना। अब कर लें ये कितना बना, 20,500 ना, बीस पाँच सौ ना, 21,000 कर लें, 21,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 21,000 कर लें। तो ये फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों से करके आइएगा। जितने ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, उतनी प्रैक्टिस होगी आपकी। बस रोने ना शुरू कर दिया करें। ये देख, तो आप ग्रुप्स में ना पता नहीं कुछ हैं ऐसे मायूस लोग, मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ रोने वाली शक्लें बनाने शुरू कर देते हैं। वो मर जाओ यार कहीं जाके, फिर अगर एक लेक्चर से मरने वाले हो जाते हैं। क्लास पढ़नी है तो क्लास पढ़े, कोई एहसान कर रहे हैं आप लेक्चर सुन के? जरा खुशी खुशी कि लेक्चर अपलोड हुआ है, खुशी मनाया करें इस पे कि आपका लेक्चर अपलोड हो गया है, जिंदगी में और सीखने को मिल जाएगा। ऐसे रोने लग जाते हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया आपके साथ है। यार वो किसी ने गलती से कर दिया ड्रामा जो अपलोड है ना।
तो अच्छे जज्बे के साथ पढ़ें, आपने पेपर पास करना है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा सीए। शुक्र पे अभी बात चल रही है, तो आप जब लेक्चर अपलोड हुआ करें ना तो शुक्र अदा किया करें। अच्छा, मसनद अहमद में रिवायत है, सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र नहीं कर सकता। जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं। और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और उनको छोड़ देना नाशुक्री है। और जमात पर रहमत और फ़िरका बंदी अजाब है। ये दोबारा सुने, मसनद अहमद में रिवायत है, जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं। और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और उनको छोड़ देना नाशुक्री है। और जमात पर रहमत, यानी जो मोमिनों की जमात है उन पर रहमत है अल्लाह की, और फ़िरका बंदी अजाब है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।